नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी ने कहा, भगवान राम का सुशासन राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना। निश्चित रूप से जब नरेंद्र मोदी ये कहते हैं तो राष्ट्र निर्माण की जो राम की परिभाषा राम के निर्माता महर्षि वाल्मीकि अपनी रामायण में करते हैं तो उसमें बड़ा स्पष्ट है। राम की परिकल्पना वहां एक महान ऐसे राजा की है जो हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर समाज को बराबर समता के मूल से देखता है और उसको न्याय देने की बात करता है। वहां यदि एक धोबी भी आपत्ति कर देता है तो उस पर वह अपनी पत्नी का, प्यारी पत्नी का त्याग करके उसे जंगल में छोड़ आते हैं, जिसे ऋषि वाल्मीकि पालते हैं, जिनके वाल्मीकि जी के ही घर पर सीता को 2 संतानें होती हैं, लव और कुश। तो अब आप समझ सकते हैं एक व्यक्ति की भी विरोधात्मक आवाज का वो मूल्य रखते हैं। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी ये रखते हैं? नहीं रखते। नरेंद्र मोदी ने हर आवाज को दबाने का काम किया और इन सब को करने का वो काम करते हैं। एक धर्म, एक जाति, एक उसके लिए काम करते हैं। अब आता हूं, वो श्रीलंका गए थे, श्रीलंका से चले और आकर के रामेश्वरम में वहां राम के एक मंदिर में मत्था टेकते हैं। रामेश्वरम को माना जाता है भगवान शिव के, उस राम की वो जगह नहीं है। वहां पर वो एक ब्रिज का उद्घाटन करते हैं और दावा करते हैं यह ब्रिज का पहला ब्रिज है, जबकि 1914 में वहीं पर वह ब्रिज अंग्रेजी समय में भी बना था। तो इससे समझा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं वो कितना सही कह रहे हैं। मेरे एक मित्र हैं पुष्परंजन, उन्होंने एक बात कही कि उनको एक मित्र है जो जापान की इन्फ्लुएंसर हैं, वो आई हुई थी इंडिया और उनसे वो पूछती है कि भारत का क्योटो कहां है। पहले तो समझ नहीं पाए, फिर उन्हें याद आया कि अच्छा, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम बनारस को यानी वाराणसी को क्योटो बना देंगे, काशी को। तो उन्होंने कहा वहां है, जाइए। और वो वहां गई और उसके बाद उन्होंने उसकी जो सच्चाई बताई, निश्चित रूप से भारत को शर्मसार करती है। मैं ये क्यों कह रहा हूं और क्यों बता रहा हूं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस नरेंद्र मोदी की पूरी राजनीति झूठ पर टिकी और इस झूठ की राजनीति को वो आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात की, वसुधैव कुटुंबकम की बात की, और जब बात आई तो उन्होंने कैसे मुस्लिम समुदाय की संपत्तियां हड़प की जाएं और अपने कुछ पूंजीपति मित्रों को दे दी जाएं, उसके लिए वक्फ बिल में जो उसका एक्ट था उसमें संशोधन करने का कर दिया, बदल दिया। और बदल के यह कर दिया जो उनके धार्मिक स्थानों में इस्तेमाल होने वाली भूमि का प्रबंधन करती है, और उसके बारे में पहले तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए झूठ फैलाया गया कि वक्त जहां पर भी जिस जमीन पर कब्जा कर लेगा, क्लेम कर देगा, वो उसकी हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं। और फिर कहा कि उसकी अपील नहीं हो सकती है कहीं, जबकि 100% झूठ। आज भी वक्त से जुड़े हुए हजारों मामले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है। और रही बात वक्त की, तो वक्त की तमाम संपत्तियों पे अवैध कब्जे इन्हीं लोगों ने कर रखे। तो उन कब्जों को रेगुलराइज करने के लिए सारे खेल किए गए, पहली बात। दूसरी बात, अपील करने का प्रोसेस दोनों में था। अब ये जो कहानी बता रहे हैं वो इस तरह से बता रहे हैं कि जिससे लिटिगेशन में ही केस फंसा रहे, और जब तक लिटिगेशन में फंसा रहेगा वक्त उस पर, संपत्ति पर कब्जा होते हुए भी कब्जा नहीं रख पाएगा। यानी उसको कैसे बलात् छीन लिया जाए, इसका काम हो रहा है। तो यह सच है। फिर
जब मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ है तो उसके ट्रस्ट में कैसे कोई बाहर के लोग हो सकते हैं? लेकिन साहब इन्होंने ये किया, झूठ बोला कि महिलाएं नहीं हो सकती, जबकि अब तो इन्होंने 2 का बार लगा दिया है। तब यह था कितनी भी महिलाएं हो सकती, तो यह भी झूठ है। तो यानी सिर्फ झूठ पे टिका है। और वक्फ की संपत्ति का जो डिसीजन होता है वो उसके थ्रू होता है। तो पहली बात तो ये। तब इन्होंने क्या प्रचार किया कि सबसे ज्यादा भूमि रेलवे सेना के बाद में वक्फ के पास है। अब इन्हीं के ऑर्गेनाइजर में यह छाप दिया जाता है कि 17.5 लाख एकड़ भूमि ईसाई चर्चों के पास है, और वो सबसे ज्यादा है, वो सेना से भी ज्यादा है, वो रेलवे से भी ज्यादा है, और वो वक्फ से भी ज्यादा है। तो अब ये चौथा आंकड़ा निकल आया। अब इस आंकड़े में जब ये कहते हैं तो इससे आप समझ लीजिए कि उस पर भी निगाह है। जो एक राहत इंदौरी साहब ने कहा था, लगेगी आग तो जद में आएंगे घर कई, यहां सिर्फ हमारा मका थोड़ी ना है। वही स्थिति है कि पहले आपने सोचा, आप चुप रहे, खुश रहे, खुशी मना रहे थे कि साहब वो तो उन मुसलमानों के यहां हो रहा है, हमें क्या है। अब उनके यहां भी होने लगा। उधर आप देखिए, जो बोध गया में वहां प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां उनके बुद्ध भगवान के तमाम मंदिरों और दूसरे संस्थानों में इन्होंने कब्जा करने का काम कर दिया है। इसी तरीके से कई जैन मंदिरों पर कब्जा करने का काम कर दिया है। तो साहब शुरुआत तो हो चुकी है, और कई गुरुद्वारों पे इन्होंने कब्जा कर लिया है। धर्म के 5 केंद्र माने जाते हैं, उनमें से एक हेमकुंड साहिब पे भी इनका कब्जा है। इसी तरीके से इन्होंने और पे भी किए। तो इन्होंने कब्जा करने की पूरी रणनीति तैयार की, और उसी के तहत करते हैं, संपत्तियों पे कब्जा करते हैं और करते हैं। तो ये खेल, तो इसी कड़ी में दक्षिण भारत में इनका आधार नहीं बन पा रहा है, तो इस तरह से करके ये कब्जे कराने और दूसरे काम ये करने का खेल रचते हैं। आप एक चीज देखिए कि इतिहास पे थोड़ा सा गौर कर लीजिए। आज यही का दिन था 6 अप्रैल 1980, और उस दिन भारतीय जनता पार्टी नाम का एक संगठन बनाया जाता है। कहां पर? फिरोज शाह कोटला मैदान पे वहां किया जाता है। फिरोज शाह कोटला मुस्लिम नाम है। अब वहां भाजपा तो बनाई जाती है, लेकिन भाजपा का क्या मोटिव होगा? तो उसमें गांधीवाद की बात करते हैं कि गांधी का जो समता मूलक समाज और आर्थिक और हर तरह से बनाने का है, हम उस पर काम करेंगे। हम तानाशाही जो इंदिरा गांधी की रही, इमरजेंसी में हमने देखी, वैसा ना हो, इस पर काम करेंगे। हम बात करेंगे ऋग्वेद के उस अध्याय की जहां सभी को एक माना जाता है, कहीं पर किसी में दूरी नहीं की जाती। और थर्ड एजेंडे की बात, वही किस्सा गिनाते हैं। आखिर इन्होंने भाजपा क्यों बनाई? इन्होंने 1951 में जब जनसंघ बनाई थी, तो जनसंघ के बाद में जरूरत नहीं थी। इन्होंने 75 में इंदिरा गांधी को गिराने के लिए जो जनता पार्टी के साथ में मिलन भी किया, उसमें दोहरी सदस्यता का प्रावधान रखा कि आप जनता पार्टी के भी सदस्य हैं और आप जनसंघ के भी सदस्य। इसी आधार पर जनता पार्टी ने इन्हें निकाल दिया था। लेकिन जनसंघ फिर क्या कर रहा था, जब उसमें एक प्रकार से विलय हो गया था? असल में जनसंघ सीआईए से पैसे ले रहा था। इस बात का जिक्र शाह कमीशन के सामने बाकायदे 350 पेज के दस्तावेजों के साथ में कि जो सांसद वाजपेयी जी थे उन्होंने पूरा किया। तब आप समझ लीजिए, इसके बाद में तमाम वो सब सबूत थे कि कैसे आरएसएस और ये लोग सीआईए के पैसे से पलते थे। तो उससे बचने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। सत्ता में रहते हुए बहुत सारी चीजें इन्होंने नष्ट कर दी, लेकिन 1980 में जब ये बेहाल हो गए, और उस स्थिति में इन्होंने जस्ट चुनाव के समय में
यह पार्टी बनाई और पार्टी बना के जब चुनाव लड़ने पहुंचे तो पूरा एजेंडा समझिए जिससे वो खाते और वो सब चीजें खत्म हो जाए, नए सिरे से हो, जिससे वो जांच से बच जाए। और वही किया इन्होंने, पार्टी बन गई। पहले ही झटके में 2 ही सीटें आई, अटल आडवाणी दोनों चुनाव हार गए। अब इस खेल को समझ लीजिए, यहां से इनका पूरा एक अलग चीज चलती। ये वही अटल बिहारी वाजपेयी जो कहते थे तन भी हिंदू मन भी हिंदू और न जाने क्या क्या हिंदू, और जो ये कहते थे वही रूप बदल के आए थे। ये वही है जो महात्मा गांधी की हत्या होने के बाद में दिल्ली में प्रोफेसर मदन लाल के साथ में मिठाई बांट रहे थे, जश्न मना रहे थे, पकड़े गए तो माफी मांग के छूटे थे। ये वही है जिन्होंने सावरकर का गीत गाया था कि सावरकर तीर है, सावरकर तमस है, सावरकर जाने क्या क्या बताया। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी ने, तो अब आप समझ सकते हैं। और सावरकर की संसद में तस्वीर भी इन्होंने ने लगवाई थी। तो ये खेल इस बात के सबूत है कि इन्होंने इस तरह से किया 6 अप्रैल। और जिस तरीके से इन्होंने 1998 में सरकार में आने के बाद सबसे पहला हमला शिक्षा पर किया और शिक्षा के व्यवसायीकरण की शुरुआत की नई नीति के जरिए, और शिक्षकों को मानदेय पर रखने की प्रक्रिया इन्होंने ही शुरू की। उसके जरिए अपने अयोग्य आरएसएस के तमाम लोगों को कैसे शिक्षा में इंटर किया गया, शिक्षा का निजीकरण किया गया और सब सारा काम किया गया, ये उसी समय किया गया 98 में। तो यानी अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति आपके मन में कोई सिंपैथी नहीं रहनी चाहिए। यही अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने संविधान समीक्षा आयोग बनाया था जस्टिस वेंकट चलैया के अगुवाई में, और जब वेंकट चलैया को यह इनके एजेंडे का पता चला तो उन्होंने इस पर काम करने से मना कर दिया था। तो यह सब इस बात का सबूत है कि ये गांधी का नाम लेके आते हैं और गांधी को ही लूटते हैं। तो आप देखिए जयप्रकाश नारायण गांधी का नाम लेके आया और सीआईए एजेंट बन गया, संघी रहा, और उसके बाद में ये रहा अटल बिहारी वाजपेयी। ये गांधीवाद पे चलने की बात कह के भारतीय जनता पार्टी का निर्माण करते हैं, और फिर आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। इसी तरीके से अन्ना आया था गांधी टोपी पहन के, और क्या कह रहा था कि आज का गांधी है, और वो गांधी वो लूट के चला गया। यह भी आप जान लीजिए, जब भारतीय जनता पार्टी बनाई गई उस वक्त जो पीछे तस्वीर लगाई गई उसमें जयप्रकाश नारायण को लगाया गया कि जयप्रकाश नारायण के उद्देश्य। तो खेल को आप समझ सकते हैं। जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी इसलिए लिखा जिससे जनता पार्टी को कैप्चर कर लिया जाए, और कैप्चर कर लिया। ये सारे सबूत हैं। चलिए, सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर सब सीआईए एजेंट्स की पूरी टीम इनके साथ, डीप स्टेट के लोग इनके साथ काम कर, यहूदी इनके साथ काम कर रहे हैं। तो यह वह पवित्र दिन भी है जब महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा कंप्लीट कर ली थी, और नमक बना करके सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। और गांधी ने उस दिन शांति से वह तोड़ा कानून, और तोड़ करके अंग्रेजी हुकूमत से लड़े थे और सब कुछ किया। अब आप सोचिए, इरविन को उन्होंने पहले पत्र लिखा था। पत्र लिखने के 11 दिन बाद 12 अप्रैल को उन्होंने शुरुआत की, और 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे, और 6 अप्रैल को उन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ा था। यह वह महान दिन है जिस गांधी ने इस देश के लोगों को रोटी खाने, नमक खाने और नमक के प्रति वफादारी के फर्ज को निभाने की बात करी थी। इन्होंने नमक हरामी का काम किया। अब एक बात आखिरी कहता हूं, जिस तरीके से इन्होंने किया, गांधी तो वह विरोध कर रहे थे अंग्रेजी हुकूमत में। अंग्रेजी हुकूमत उन्हें मार नहीं रही थी,
उसमें 16 साल से लेके 61 साल तक के लोग थे। खुद गांधी जी 61 साल के थे तब। लेकिन इनके राज में क्या होता है, काली पट्टी सिर्फ बांध करके जो प्रोटेस्ट कर रहे थे मुजफ्फरनगर में, तो उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी इतने डर जाते हैं कि उन लोगों को 2-2 लाख रुपए का मुचलके भरने का आदेश जारी कर देते हैं। अब आप सोचिए, अंग्रेजी हुकूमत में आप नमक तक बना ले रहे हैं और यहां आपको काली पट्टी बांधना कौन सा अपराध है, मुझे ये नहीं समझ में आता। लेकिन साहब ये किया जा रहा है। तो ये असल में लोकतंत्र वाले नहीं है। आपातकाल के लिए इंदिरा जी को कोसते हैं, लेकिन इंदिरा जी के आपातकाल में जनता को कहीं कोई तकलीफ नहीं थी और किसी पर भी कोई झूठा केस नहीं लगाया गया। जो भी गिरफ्तारी हुई मीसा में हुई और अधिकतर लोगों को नजरबंद घर में ही किया गया। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये फांसीवाद चलाते हैं। तो ये फांसीवादी है, लोकतांत्रिक नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी असल में फांसीवाद पर चलती है, यही इसका चरित्र है और इसलिए ये सबको हड़प लेना चाहते हैं। लोकतंत्र कांग्रेस में था, है और रहेगा, यही उसका संदेश है। और उसी के लिए नमस्कार, जो राहुल गांधी के हर युवा के लिए पहुंच रहे हैं तारीख को बिहार और जनता युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ चलेंगे और उसके बाद वो उसी गुजरात में जाएंगे जहां कांग्रेस के आधा दर्जन राष्ट्रीय अधिवेशन हो चुके हैं। वहीं अधिवेशन में हिस्सा लेंगे और वहां एक नई कांग्रेस का फिर से उदय होगा। तो पूरी यह एक आगाज।